नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज की यह जो क्लास है एमसीक्यू वीडियो नंबर 100वीं वीडियो है। इसके पहले हम लोग 99 क्लास एमसीक्यू टाइप की कर चुके हैं, जिस क्लास में हर क्लास में लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को व्याख्या के सहित सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। आज की यह वीडियो जो है 100 नंबर की वीडियो है। तो आज देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन गणनावाचक उपागम से संबंधित है? प्रकट अधिमान सिद्धांत, तटस्थता वक्र विश्लेषण, उपयोगिता सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो गणनावाचक उपागम से जो संबंधित है वह है उपयोगिता सिद्धांत। उपयोगिता सिद्धांत सी ऑप्शन सही है। उपयोगिता किसे कहते हैं? किसी वस्तु या सेवा के उपभोग करने से व्यक्ति को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसी को उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता एक सापेक्षिक अवधारणा भी कहलाती है और उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ अवधारणा भी कहलाती है। उपयोगिता की माप के संबंध में 2 विचारधाराएं प्रचलित हैं। एक विचारधारा गणनावाचक उपयोगिता के संबंध में है और दूसरा क्रमवाचक उपयोगिता के संबंध में है। क्रमवाचक माप और एक गणनावाचक माप। गणनावाचक दृष्टिकोण जो है वह मार्शल से संबंध रखता है या मार्शल द्वारा दिया गया था। मार्शल ने उपयोगिता को द्रव्य के माध्यम से मापने की बात कही थी और उपयोगिता को मुद्रा के पैमाने के रूप में मापने की बात कही थी। नियोक्लासिकल अर्थशास्त्री या मार्शल उपयोगिता को एक निरपेक्ष संकल्पना के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके अलावा जो क्रमवाचक माप दृष्टिकोण है इसमें पैरेटो, हिग्स तथा एलन संबंध रखते हैं तथा इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपयोगिता मापनीय है तथा इन अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता के विश्लेषण के लिए तटस्थता वक्र की विधि का सहारा लिया। हिग्स, एलन तथा पैरेटो उपयोगिता के सापेक्षिक संकल्पना को स्वीकार करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्शल उपयोगिता को किस दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं। तो मार्शल उपयोगिता को निरपेक्ष संकल्पना के रूप में देखते हैं और हिग्स, पैरेटो तथा एलन जो है उपयोगिता को सापेक्ष संकल्पना के रूप में देखते हैं। या इसको पलट कर भी देखा जा सकता है कि निरपेक्ष उपयोगिता को निरपेक्ष रूप में किस अर्थशास्त्री ने मापा, तो मार्शल होंगे और सापेक्ष रूप में हिग्स, पैरेटो और एलन होंगे। तो इसका जो एक का सही आंसर है वह है उपयोगिता सिद्धांत, क्योंकि उपयोगिता सिद्धांत की गणनावाचक माप संभव है। यह किसने कहा था? मार्शल या नियोक्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा बताया गया था। अगला 2 नंबर क्वेश्चन जो है, पीछे की ओर झुका हुआ एंजल वक्र किससे संबंधित है? तटस्थता वक्र से, उत्कृष्ट वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। तो पीछे की ओर जो झुका हुआ एंजल वक्र है वह जान लेते हैं किससे संबंधित। पहले एंजल वक्र क्या है इसको जान लेते हैं। उपभोग की मात्रा तथा आय स्तर के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को एंजल उपभोग वक्र कहते हैं और एंजल उपभोग वक्र, इस वक्र की सहायता से यह पता चल जाएगा कि जो एंजल वक्र पीछे की ओर झुका होता है वह किस प्रकार की वस्तु का सूचक होता है। तो ये पीछे की ओर झुका हुआ एंजल वक्र है। यहाँ ए बिंदु, बी, सी, डी, एफ, एच, जी। तो ए और बी बिंदु जो है, ए बी बिंदु पर खींची गई रेखा जो है धनात्मक ढाल की रेखा है और इन बिंदुओं पर वस्तु उत्तम कोटि की या विलासिता कोटि की होती है। ए और बी बिंदु पर, क्योंकि इस पर खींची गई जो रेखा है वह धनात्मक ढाल की रेखा व्यक्त करती है तथा एफ और डी बिंदु पर खींची गई
स्पर्श रेखा का ढाल जो है वह धनात्मक है और इन बिंदु पर वस्तु आवश्यक या सामान्य प्रकृति की वस्तु होती है, जैसे खाद्यान्न वस्तुएं। तथा एफ और एच एफ और एच बिंदु पर एंजिल वक्र ऋणात्मक ढाल की होती है तथा वस्तु निकृष्ट कोटि की होती है। तो एच और एल जो बिंदु है इस पर एंजिल वक्र क्या है, पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है या पीछे की ओर झुका हुआ होता है, इसलिए पीछे की ओर झुका हुआ जो एंजिल वक्र होता है वह निकृष्ट कोटि की वस्तु को सूचित करता है। निकृष्ट कोटि का मतलब हुआ ए में तटस्थ वस्तुएं, बी में उत्कृष्ट और सी सही हो जाएगा, 2 का सी सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न मान्यताओं में कौन एक प्रकट अधिमान विश्लेषण के लिए सही नहीं है? संक्रमणता, विवेकपूर्णता, संगतता, दुर्लभ क्रमबद्धता। तो प्रकट अधिमान सिद्धांत के लिए दुर्लभ क्रमबद्धता सही नहीं है, क्योंकि दुर्लभ क्रमबद्धता जो है यह उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र की विशेषता है, जबकि प्रकट अधिमान सिद्धांत की जो मान्यताओं में संक्रमकता लिया जाता है, विवेकपूर्णता ली गई है, संगतता ली गई है और सबल क्रमबद्धता ली गई है, दुर्बल क्रमबद्धता नहीं ली गई है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा सकर्मकता की मान्यता ली गई है, विवेकपूर्ण व्यवहार की मान्यता ली गई है तथा व्यक्ति प्राथमिकता की अवधारणा ली गई है, उपभोक्ता की रुचि दी गई हुई मानी गई हैं। तो 3 का सही आंसर डी। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, कीमत प्रभाव की गणना करते समय निम्न में से कौन स्थिर रहता है? तो कीमत प्रभाव की गणना करते समय मौद्रिक आय स्थिर रहती है, 4 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, उद्घटित अधिमान सिद्धांत संबंधित है तो सबल क्रमबद्धता से, पीएस एमुल्सन से, उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण से। तो उद्घटित अधिमान सिद्धांत जो है वह उपरोक्त सभी से संबंधित है, सबल क्रमबद्धता से, सैमुल्सन से, उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण से। प्रकटित अधिमान या उद्घटित अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह सैमुल्सन द्वारा किया गया था तथा अगर मान्यताओं की बात की जाए तो विवेकपूर्ण व्यवहार, सकर्मकता, व्यक्ति प्राथमिकता की अवधारणा पर आधारित है। उद्घटित अधिमान सिद्धांत उपभोक्ता की रुचि दी हुई है तथा सबल क्रमबद्धता की मान्यता ली गई है, जबकि हिग्स एलन ने अनधिमान वक्र विश्लेषण में निर्बल क्रमबद्धता की मान्यता ली थी तथा उद्घटित अधिमान सिद्धांत जो है वह उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करता है। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, 5 का डी सही है। 6 गॉसेन का प्रथम नियम है, पूर्ति का नियम, मांग का नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपयोगिता ह्रास नियम। तो गॉसेन का प्रथम नियम जो है उपयोगिता ह्रास नियम है। गॉसेन के द्वितीय नियम को सम सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है, प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है, अधिकतम संतुष्टि का नियम कहा जाता है, तटस्थ या तटस्थता का नियम कहा जाता है तथा उपभोग का नियम और मितव्ययिता का नियम गॉसेन के द्वितीय नियम को कहा जाता है। तो गॉसेन का प्रथम नियम किसे कहा जाता है, क्या नाम है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम गॉसेन का प्रथम नियम कहलाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभ में किफायत का विरोधाभास का विचार किसने दिया? सैमुल्सन, बर्नार्ड मैंडेविले, क्लासिकल अर्थशास्त्री कीन्स। तो किफायत का विरोधाभास जो है बर्नार्ड मैंडेविले ने दिया था। 7 का सही आंसर बी है। 8 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता के विचार के विकास का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को दिया जाता है, जबकि सर्वप्रथम प्रतिपादन जेवेंस ने किया था। जेवेंस किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, डी सही है। 8 का डी सही है। 9, एकाधिकारी अपने उत्पादन को उस कीमत पर बेचना चाहेगा जहां मांग की लोच क्या होगी? इकाई से अधिक हो, शून्य हो, अनंत हो, इकाई से कम हो। तो एकाधिकारी अपने उत्पाद को वहां बेचना चाहेगा जहां मांग की लोच इकाई से अधिक हो, ए ऑप्शन सही है। एकाधिकार की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं।
एकाधिकार बाजार में केवल एक विक्रेता होता है, मांग की ढाल लोच ऋणात्मक या इकाई से कम होती है तथा मांग की आड़ी लोच शून्य होती है। एकाधिकार में स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, वस्तु की पूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है। एकाधिकारी में पूर्ति वक्र का अभाव होता है। यहाँ फर्म संतुलन को ही उद्योग का संतुलन माना जाता है। फर्म एवं उद्योग के बीच कोई अंतर एकाधिकारी बाजार में नहीं होता है। एकाधिकारी फर्म कीमत निर्माता होती है। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है और फर्म वही कीमत निर्धारित करती है जहां लाभ अधिकतम होती है। और लाभ अधिकतम कहाँ होता है? जहां MC बराबर MR होता है वहां लाभ अधिकतम होता है। एकाधिकारी की प्रमुख विशेषता कीमत विभेदीकरण की है। अगर एकाधिकारी के सैद्धांतिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो एकाधिकारी का सैद्धांतिक महत्व तो है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में यह लागू नहीं होता है। एकाधिकारी फर्म का संतुलन ये एकाधिकार आरेख की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ये MR, ये AR, ये इसको D भी कह सकते हैं। जब MR, जहाँ पर MR 0 होगी वहाँ पर मांग वक्र, ये मांग वक्र है, ये मांग वक्र की लोच इकाई के बराबर होगी, तो ये इकाई के बराबर होगी। जहाँ पर MR धनात्मक होगी वहाँ पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, और जहाँ पर मांग की लोच क्या होगी? ये ऋणात्मक होगी, MR ऋणात्मक होगी, वहाँ पर मांग की लोच इकाई से कम होगी, ये इकाई से कम होगी। तो यह एकाधिकारी फर्म में संतुलन है। मांग वक्र नीचे गिरता हुआ होता है एकाधिकारी में। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, इकोनॉमिक्स ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन के लेखक हैं तो जॉन रॉबिन्सन इकोनॉमिक्स ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन पुस्तक की लेखक हैं। 10 20 है 11, ब्याज के बट्टा सिद्धांत के जनक हैं मार्शल फिशर, बाम-बावर्ग, मार्शल एजवर्थ। तो ब्याज के बट्टा सिद्धांत के जनक जो हैं बाम-बावर्ग हैं। बाम-बावर्ग के इस सिद्धांत को या ब्याज के बट्टा सिद्धांत को ही ऑस्ट्रियन ब्याज का सिद्धांत और ब्याज का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑस्ट्रियन ब्याज का सिद्धांत और ब्याज का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसके अलावा ब्याज के कुछ अन्य सिद्धांत हैं। ब्याज का ऋण योग्य कोष सिद्धांत जिसके प्रतिपादक के विक्सल हैं, तथा तरलता अधिमान सिद्धांत कीन्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कीन्स ने जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में तरलता अधिमान, ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्याज का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जिसके समर्थक अर्थशास्त्रियों में माल्थस, कैरे, जेबिसे, वान थनन है, तथा ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत फिशर द्वारा दिया गया था। तो यह ब्याज के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे और यह सिद्धांत पूछे जाते हैं कि किस अर्थशास्त्री ने ब्याज का कौन सा सिद्धांत दिया था। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, कीन्स के अनुसार रोजगार का स्तर निर्भर करता है समग्र मांग पर, समग्र पूर्ति पर, तथा भी दोनों प्रभावी मांग पर। तो कीन्स के अनुसार रोजगार का स्तर जो है प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। 12 D सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित हुई। तो जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी कीन्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो 1936 में प्रकाशित की गई थी। 1936 से ऑप्शन में है, 13 A सही हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक। तो यह पुस्तक भी कीन्स द्वारा लिखी गई थी। 14 C सही है। 15, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने से निम्न में से कौन रोकता है? गुणक, ब्याज दर, उपभोग, तरलता जाल। तो जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने से उपभोग रोकता है। 15 C सही है। 16, बजट एक बड़ा यंत्र है। तो बजट एक राजकोषीय नीति का यंत्र है। 16 A सही है। 17, वर्तमान में भारत में अधिकतम सीमांत आय कर की दर है, कितनी है? 30% है।
17 बी सही। 18 राष्ट्रपति को वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? 280 के तहत। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है और जो 5 वर्ष के अंतराल पर गठित किया जाता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं और 15वें वित्त आयोग का समय 2021-22 से चालू होकर 2025-26 तक है। पहले वित्त आयोग का समय 1951 से 56 तक था जिसके अध्यक्ष KC नियोगी जी थे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, स्वायत्त विनियोग वक्र का आकार हमेशा होता है। स्वायत्त विनियोग वक्र का आकार जो है वह क्षैतिज x अक्ष के समांतर होता है, क्षैतिज। 19 सी सही है। 20 मुद्रा एक अस्थायी क्रय शक्ति है, यह कथन है किसका है? मिल्टन फ्रीडमैन का, इरविन फिशर का, जेम्स टॉबिन का, जे बॉमल का। तो मुद्रा एक अस्थायी क्रय शक्ति है, यह कथन मिल्टन फ्रीडमैन का है। 20 ए सही है। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रापूर्ति को मापने हेतु सामान्यतः मुद्रापूर्ति की कितनी माप प्रचलित हैं? तो भारत में मुद्रापूर्ति मापने के लिए सामान्यतः 4 माप प्रचलित हैं। कौन कौन सी? M1, M2, M3, M4। बाद में क्या कर दिया गया? M0, M2, M3 और M3 कर दिया गया था। तो M1 में क्या क्या शामिल हैं? CC प्लस DD और प्लस OD शामिल है, तथा M2 में M1 प्लस डाकघर की बचत जमाएं शामिल हैं, तथा M3 में M1 प्लस बैंकों के पास लोगों की सावधि जमाएं शामिल हैं, तथा M4 में M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस की जमाएं शामिल हैं। M1 को संकीर्ण मुद्रा तथा M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। अगर मुद्रा गुणक की बात की जाए तो मुद्रा गुणक होता है M3/M0। M0 क्या है? हाई पावर ऑफ मनी, तथा M3 ब्रॉड मनी कहलाती है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, 1/, नगद कोष अनुपात या 1/r क्या व्यक्त करता है? वैधानिक तरलता अनुपात, निवेश गुणक, साख गुणक। तो 1/r जो है साख गुणक को व्यक्त करता है। यह साख गुणक निकालने का सूत्र है। 22 डी सही है। 23 निम्न चित्र में उत्पादन संभावना वक्र प्रदर्शित करता है। क्या करता है? स्थिर उत्पादन संभावना वक्र, वृद्धिमान उत्पादन संभावना वक्र, ह्रासमान उत्पादन संभावना वक्र। तो यह आरेख जो है यह वृद्धिमान उत्पादन संभावना वक्र को व्यक्त करता है। बी ऑप्शन सही है। 23 24 नंबर, एकल घटकीय व्यापार की शर्त का प्रतिपादन किसने किया? तो जैकब वाइनर ने एकल घटकीय व्यापार की शर्त का प्रतिपादन किया। 24 ये सही है। 25 प्रशुल्क लगाने के फलस्वरूप होता है निर्यातों के मूल्य में कमी, आयातों के मूल्यों में कमी, निर्यातों के मूल्य में वृद्धि, आयातों के मूल्य में वृद्धि। तो प्रशुल्क लगाने से आयातों के मूल्य में वृद्धि होती है। डी ऑप्शन सही है। 25 डी सही है। 26 द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 1776 में अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ द्वारा एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना की गई थी। ए सही है। 26 ए सही है।